हेलो बच्चों। राम राम सारे आने। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ। तो बच्चों अपनी कॉपी किताब निकाल लो और पूरे ध्यान से पढ़ो इसके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बच्चों हुक्स एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। उसने इलास्टिक बॉडी के ऊपर एक लॉ दिया था, उसको हम बोल रहे हैं हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स ने क्या बताया था कि इलास्टिक बॉडी में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं, तो उसने कहा था कि जितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होगा उसी के प्रोपोर्शनल उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ओके। तो हुक्स ने बताया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है हमारा, ठीक है। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा ई, ठीक है। और ई को अगर हम निकालें तो क्या बनेगा? ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये जो ई है, जो कांस्टेंट हमने लगाया था साइन, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है। अब जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो तीन टाइप का होता है। हमने तीन टाइप के स्ट्रेन पढ़े थे, उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग हमारे तीन टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। अगर हम देखें कि कौन से टाइप हैं, तीन टाइप कौन से बनेंगे? पहला बनेगा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं वाई से। दूसरा बनेगा बल्क मॉड्यूलस। इसको हम डिनोट करते हैं बी से। और हमारा तीसरा बनेगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से। ठीक है, ये सिंबल हमारा किसका है? ईटा। ईटा से डिनोट करते हैं इसको। तो हम बारी बारी इन तीनों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो हमने देखा ही था, क्या बनता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन तो होगा ही, लेकिन कौन से वाला स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। हमने तीन टाइप ऑफ स्ट्रेन पढ़े थे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और
टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के कोरिस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बनता है? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। वॉल्यूमेट्रिक के केस में बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और शियरिंग स्ट्रेन के केस में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अगर इसको देखें तो हमारे पास क्या है, एक मान लो वायर है, ठीक है, इस वायर पर हमने नीचे लोड लगा दिया, ठीक? तो ये लोड क्या करेगा, इस वायर को एक्सटेंड करेगा, ठीक है, हल्का सा नीचे की ओर। तो इसने कितना चेंज लेके आया लेंथ में, डेल्टा एल का। ओके, और ओरिजिनल लेंथ थी इसकी मान लो एल थी, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या बनेगा, डेल्टा एल अपॉन एल। और नॉर्मल स्ट्रेस क्या बनेगा, एफ अपॉन ए। एफ क्या, जो ये वेट जितनी फोर्स लगाएगा वायर को स्ट्रेच करने में, और ए क्या रहेगा, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस तो बन जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या बनेगा, डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एफ एल ए डेल्टा एल। ओके बच्चों, तो ये हमारा बन रहा है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें बच्चों एक बात और नोट कर सकते हो आप, अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें, फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी, फोर्स की वैल्यू बनेगी वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। ओके, और इसमें अगर वाई ए अपॉन एल को अलग कर लूँ मैं, और डेल्टा एल को अलग रखूँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू के डेल्टा एल। के हमारा क्या रहेगा, के इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट। और के की वैल्यू क्या है, वाई ए अपॉन एल। इसका मतलब है कि ये जो प्लेन वायर है, वायर इज एक्टिंग लाइक ए स्प्रिंग। ओके, यानी कि जब ये वायर हमारी स्ट्रेच हुई, वायर ने रीस्टोरिंग फोर्स कितनी जनरेट की है, ठीक है, स्ट्रेस हमारा क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कितनी रीस्टोरिंग फोर्स वायर ने बनाई है अगेंस्ट द वेट, तो रीस्टोरिंग फोर्स आती है हमारी ये वाई ए अपॉन एल इंटू में डेल्टा एल। ठीक है, इसको अगर एक कांस्टेंट मान ले तो क्या बनेगा, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा एल। इस टाइप का रेशो आता है हमारा स्प्रिंग के केस में, ठीक है, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। जब हम किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं, तो स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करता है, ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग है। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा, ठीक है, और ये फोर्स जो होती है ये प्रोपोर्शनल होती है के इंटू डेल्टा एक्स के, कि हमने कितना कंप्रेस किया है या फिर कितना स्ट्रेच किया है उसके प्रोपोर्शनल फोर्स होती है, और के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, तो उस केस में अगर हम के की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हमारी के की वैल्यू बन रही है वाई ए अपॉन एल। ठीक है, तो जो हमारी वायर है वो एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है, अगर इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो वायर रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही है जो कि इसके बराबर है। ओके,
अब बच्चों नेक्स्ट हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रहेगा, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो पता ही है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में हमारा क्या रहेगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी कि हमारे पास कोई बॉडी थी, ठीक है, हमारे पास ये एक बॉडी है और ये हमने इस बॉडी पर जब हमने फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी क्या हो गई, ये बॉडी श्रिंक हो गई, ठीक। फाइनल वॉल्यूम इसने वी डैश अटेंड कर ली और इनिशियल इसकी वॉल्यूम थी वी, तो डेल्टा वी क्या रहेगा, वी माइनस वी डैश, ओके। और फोर्स अगर एफ लगा रहे हैं और इसका सरफेस एरिया हमारा ए है, हमारा नॉर्मल स्ट्रेस तो बनेगा फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रहेगा डेल्टा वी अपॉन वी। यहाँ से हमारा बल्क मॉड्यूलस बन रहा है, ये। अब अब एक केस लेते हैं जिसमें हमारे पास 3 सिलेंडर है और उसमें अलग अलग मटेरियल है हमारे पास। तीनों में, तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा ए रहेगा और वॉल्यूम इनकी वी नोट है, ठीक। सब पे हम एफ फोर्स लगा रहे हैं, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इनके अंदर के मटेरियल में है, ठीक। पहले पहले सिलेंडर में हमने सॉलिड रखा, इसमें हमारा लिक्विड है और इसमें है गैस। तो अपनी कॉमन सेंस लगाओ और देखो कि सबसे ज़्यादा कौन सा कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। जब हम फोर्स लगाएंगे एफ सॉलिड के ऊपर, तो सॉलिड कितना कंप्रेस होगा, उसकी वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा डेल्टा वी में, सबसे कम चेंज रहेगा इसके लिए। और लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा चेंज आएगा, गैस में थोड़ा ज़्यादा चेंज आ सकता है वॉल्यूम में, ठीक है। तो हमारा डेल्टा वी रहेगा, डेल्टा वी फॉर सॉलिड्स is very small and delta V for gas is very large, ठीक है। और जो हमारा बल्क मॉड्यूलस होता है, बल्क मॉड्यूलस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा वी के, ठीक है। डेल्टा वी जिसके लिए छोटा होगा बल्क मॉड्यूलस उसके लिए ज़्यादा होगा। तो डेल्टा वी सॉलिड के लिए सबसे छोटा है तो सॉलिड के लिए सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड, और सबसे कम बल्क मॉड्यूलस होगा गैस के लिए। हम इसको रिलेट कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी के साथ भी, ठीक है, कि सबसे कम कंप्रेस हुआ है सॉलिड, सबसे ज़्यादा कंप्रेस हुआ गैस। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है
कंप्रेसिबिलिटी सी से डिनोट करेंगे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बल्क मॉड्यूलस के। सॉलिड का बल्क मॉड्यूलस क्या था, सबसे ज़्यादा, और उसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम। गैस का बल्क मॉड्यूलस सबसे कम तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा, यानी कि सी फॉर सॉलिड इज सबसे कम, सी फॉर लिक्विड, कंप्रेसिबिलिटी फॉर गैस सबसे ज़्यादा। तो ये दोनों बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हमारा हमारा नेक्स्ट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। हमने 3 स्ट्रेन पढ़े थे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के कोरस्पॉन्डिंग तो हमारा कौन सा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आया, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के कोरस्पॉन्डिंग बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और शियरिंग स्ट्रेन के कोरस्पॉन्डिंग आता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। शियरिंग स्ट्रेन क्या था, याद होगा आप सबको कि हम एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे थे एक बॉडी के एक फेस की ओर, ठीक है। अगर हम इस पर अपर साइड हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या होगी, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ जाती है और बॉडी हल्का सा डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी पोजीशन से, ठीक है, थीटा एंगल से। इसको हम क्या बोल रहे थे, शियरिंग या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन। यहाँ पर क्या होगा, अगर इसमें चेंज आ रहा है हमारा डेल्टा एक्स का और इसके फेस की लेंथ थी एल, तो हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या बनेगा, एटा क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्यों, क्योंकि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो अलोंग द टेंजेंट लगा रहे हैं, यानी कि सरफेस के एंड पे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टेंजेंशियल या फिर शियरिंग स्ट्रेन। ओके, तो हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या बनेगा, फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है, जिस सरफेस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। और शियरिंग स्ट्रेन क्या बनेगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। यहाँ से हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या आ जाएगा, एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एक्स। और आप सबको याद होगा कि थीटा क्या बनता है, थीटा बनता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं एफ अपॉन ए थीटा। ओके, आई होप आप सबको ये सब क्लियर हो गया होगा, तीनों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें याद रखने का कि यंग्स मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये जो दो मॉड्यूलस है ये हमारे जीरो रहेंगे फॉर लिक्विड एंड गैसेस। रीजन आप सबको पता ही होगा, स्ट्रेन में मैंने बताया था कि लिक्विड और गैस के लिए इस टाइप की शेप अटेन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लिक्विड और गैस के केस में क्या होगा, उनके पास सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम होगी, तो वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या
फाइंड आउट कर सकते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बाकी दोनों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे लिक्विड एंड गैस के लिए। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तीनों के लिए होता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।